रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास जो है वो दो चीजें हैं, एक सिंपैथेटिक एंड एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक के अंदर मैं बता चुकी हूँ, थोरैकोलम्बर सप्लाई होती है, ठीक है। और जो पैरासिम्पैथेटिक है उसमें क्रेनियोसैक्रल सप्लाई होती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो जो क्रेनियोसैक्रल अगर सप्लाई है या थोरैकोलम्बर सप्लाई है तो इसके अंदर हमारे पास जो है वो या सिंपैथेटिक हो या पैरासिम्पैथेटिक। इसमें हमारे पास दो एरियाज होते हैं, एक प्री गैंग्लियोनिक और एक पोस्ट गैंग्लियोनिक, ठीक है। पेज नंबर 880, CNS फिजियोलॉजी डबल ए, ठीक है। अच्छा, प्री एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक हमारे पास दोनों उसमें आ रहे होते हैं, ठीक है। अब प्री गैंग्लियोनिक पोस्ट गैंग्लियोनिक कहाँ कहाँ होते हैं और इनमें क्या क्या चीजें होती हैं, ये अभी हम अब देख लेते हैं साथ। ये पिक्चर शो हो रही है आप लोगों को? आप लोगों को पिक्चर शो हो रही है, काइंडली मुझे बताइएगा। अभी शो हो यस रही मैम, है? हो रही है। हो रही है, ठीक है, ओके। ठीक है, ओके। अच्छा जी, हमारे पास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में दो चीजें हैं, एक पैरासिम्पथेटिक और एक सिंपथेटिक, ठीक है। इसके अंदर जो है वो पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक में हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक हमारे पास जो है वो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। जो प्री गैंग्लियोनिक रिसेप्टर या पोस्ट गैंग्लियोनिक रिसेप्टर जो पैरासिम्पथेटिक का है उसके अंदर सिर्फ एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स होते हैं, एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर जिसे हम कह रहे होते हैं, ठीक हो गया। ये प्री हो या पोस्ट हो पैरासिम्पथेटिक का, उसमें एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो सिंपथेटिक है उसके अंदर हमारे पास प्री भी होते हैं और पोस्ट भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जो पैरासिम्पथेटिक है उसमें सेम होगा, एसिटाइलकोलिन होगा, लेकिन सिंपथेटिक के अंदर हमारे पास प्री में तो एसिटाइलकोलिन ही होता है, लेकिन पोस्ट में हमारे पास नॉर एपिनेफ्रीन होता है। ये NE लिखा हुआ है, ये नॉर एपिनेफ्रीन जो है ये हमारे पास पोस्ट में होता है, ठीक है। इसको थोड़ा और जूम करिए, तो ये जो है वो नॉर एपिनेफ्रीन पोस्ट के अंदर होता है और प्री। सॉरी, आज मेरे इंटरनेट का बहुत इशू आ रहा है, तो वो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है। हाँ, रिकॉर्डिंग शेयर होगी, पहले भी इसकी रिकॉर्डिंग शेयर्ड है, लेकिन इंटरनेट का आज इशू ज्यादा हो रहा है इसलिए सॉरी बता। ठीक हो गया। अच्छा, तो मैं प्री और पोस्ट पैरासिम्पथेटिक गैंग्लियॉन्स के बारे में बात कर रही थी, ठीक है। प्री गैंग्लियोनिक हो या पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पथेटिक, उसमें एसिटाइलकोलिन ही होता है, लेकिन सिंपथेटिक के अंदर हमारे पास क्या है कि प्री गैंग्लियोनिक में एसिटाइलकोलिन है और पोस्ट गैंग्लियोनिक रिसेप्टर्स में नॉरएपिनेफ्रिन है, ठीक है। ये नॉर्मली है पैरासिम्पथेटिक के अंदर, सिंपथेटिक के अंदर, सॉरी, ठीक है। लेकिन सिंपथेटिक के अंदर जो हमारे पास एक एक्सेप्शन है वो है स्वेट ग्लैंड की, जिसमें पोस्ट गैंग्लियोनिक भी एसिटाइल कोलिन ही होती है, ठीक है। और एक एक्सेप्शन है अड्रेनल ग्लैंड की, जिसमें सिर्फ एक ही होता है प्री गैंग्लियोनिक एसिटाइल कोलिन वाला, ठीक है। उसमें पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स नहीं होते हैं। एड्रेनल ग्लैंड का अगर आपसे MCQs पूछे देन यू शुड नो दैट देयर इज ओनली प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर सप्लाइंग बाय द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स। और अगर वैसे नॉर्मली आपसे पूछे सिंपैथेटिक फाइबर्स का, तो उसके अंदर जो है वो एसिटाइलकोलिन होगा, प्री गैंग्लियोनिक पोस्ट गैंग्लियोनिक नॉरएपिनेफ्रिन होगा, लेकिन स्वेट ग्लैंड की हमारे पास एक्सेप्शन होगी जिसमें एसिटाइल कोलिन होगा, ठीक है। पैरासिम्पथेटिक के अंदर हमारे पास प्री एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक एसिटाइलकोलिन होगा, ठीक है। ये एसिटाइलकोलिन प्री एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक। सिंपथेटिक में हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक एसिटाइलकोलिन, पोस्ट गैंग्लियोनिक हमारे पास स्वेट ग्लैंड में सिर्फ एसिटाइलकोलिन होगा, वैसे नॉरएपिनेफ्रिन होगा। और इसके अलावा ये हमारे पास अड्रेनल ग्लैंड के अंदर भी इसका जो आ जाएगा पोर्शन, उसमें भी ये सिर्फ एसिटाइलकोलिन को ही सप्लाई करेगा।
ठीक हो गया। और इसके अलावा ये सोमेटिक सिस्टम जो है, ये हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो हमारे पास स्केलेटल मसल में है, वहां पे भी एसिटाइलकोलिन ही होता है। ठीक है। तो ये आपके पास एमसीक्यूज कैसे आते हैं? पोस्ट गैंग्लियोनिक स्वेट ग्लैंड का पूछा जाता है, सिंपैथेटिक सप्लाई। एड्रेनल ग्लैंड की पूछी जाती है सप्लाई। नॉर्मली एसिटाइलकोलिन प्री एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पथेटिक में होते हैं, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको इल्म होना चाहिए इन चीजों का थोड़ा सा। ठीक है। उसके बाद क्या है कि हमारे से जो हमें चीजें और जो आती हैं वो क्या है, हमारे पास एक ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं और एक होते हैं ये मस्कुरेनिक एसिटाइलकोलिन ही। ठीक है, दो किस्म के होते हैं, मस्कुरेनिक और निकोटिनिक। ये आपको पता होना चाहिए। जो मस्कुरेनिक निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं वो ये एड्रेनल मेडुल्ला के अंदर आपको ये यहाँ पे जो है ये निकोटिनिक रिसेप्टर एड्रेनल मेडुल्ला के लिए मिलेंगे। और बाकी ये जिधर एम लिखा हुआ है एसिटाइलकोलिन के साथ एम जहाँ पे लिखा हुआ है ये मस्कुरानिक रिसेप्टर है इसका। ठीक है। तो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स निकोटिनिक और मस्कुरानिक दोनों होते हैं। स्मूथ मसल्स के अंदर हमारे पास ये स्वेट ग्लैंड्स में मस्कुरानिक आ जाएंगे यहाँ पे, और एड्रेनल मेडुल्ला के लिए निकोटिनिक होंगे। ठीक हो गया। इसके अलावा बस पैरासिम्पथेटिक का हमें पता होना चाहिए, और दूसरा कौन सी किस चीज को सप्लाई करती है। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? एड्रेनल के लिए डायरेक्ट जो है वो सप्लाई आती है फ्रॉम सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स। ठीक है, एसिटाइलकोलिन से। फिर वो आगे कैटाकोलामिन्स रिलीज करते हैं, तो फिर नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन रिलीज हो गए तो अपना एक्शन करती है। ठीक है। वो हम बाद में पढ़ेंगे, बल्कि वो आपको फिजियो की क्लास में भी कवर होगा। पैरासिम्पथेटिक सिंपैथेटिक का फाइबर रिएक्शन कौन सा कराता है और वो कौन सा कराता है। ठीक है, सिंपैथेटिक या पैरासिम्पथेटिक। ठीक है। चलें, इतनी चीज समझ आ गई। फिर उसके बाद हमारे पास होते हैं अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है। सिंपल एज वेल दो चार चीजें याद करने वाली हैं। जो अल्फा वन रिसेप्टर है वो हमारा जो है वो वेस्कुलर स्मूथ मसल्स के लिए होता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन के लिए। ठीक है। बस इतना याद कर लें, जो अल्फा वन रिसेप्टर है दैट इज फॉर द वेजो कंस्ट्रिक्शन। ठीक है। फिर जो अल्फा टू रिसेप्टर है ये चीजों को इनहिबिट करता है। जो दो नंबर है अल्फा, वो चीजों को इनहिबिट करता है। इनहिबिट किस चीज को करता है? इंसुलिन सिक्रीशन को इनहिबिट कर देता है। न्यूरोट्रांसमीटर कोई रिलीज हो रहा है उसको इनहिबिट कर देगा। ठीक है। स्लाइवरी सिक्रीशन को इनहिबिट कर देगा। अल्फा वन वेजो कंस्ट्रिक्शन के लिए होते हैं वेस्कुलर स्मूथ मसल्स के अंदर। ठीक है। इसके अलावा अल्फा टू जो है, ठीक है, अल्फा टू इनहिबिशन के लिए होते हैं। ठीक हो गया। बी वन जो है, बीटा वन का एमसीक्यूज बहुत दफा आता है। बी वन जो है वो आपके हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, हार्ट रेट कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। ठीक है। हार्ट रेट कंट्रैक्टिलिटी बी वन रिसेप्टर्स पे अगर सिंपैथेटिक फायरिंग होगी तो उसमें जो है वो हार्ट रेट और हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो ज्यादा होगी। तो बी वन रिसेप्टर्स का हमारे पास मल्टीपल टाइम एमसीक्यूज आता है जो कि हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। जो बी टू रिसेप्टर्स हैं ये ब्रोंको डायलेशन करते हैं, हार्ट रेट भी इंक्रीज करते हैं, लेकिन ब्रोंको डायलेशन नहीं करते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें अपने पास अपनी बुक में उतार लें कि रिसेप्टर्स क्या क्या करते हैं। ठीक है, फिर से एक दफा बता देती हूँ। जो अल्फा वन रिसेप्टर्स हैं ये हमारे पास वेस्कुलर स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा करते हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन करते हैं, पिपुलरी डायलेटर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, और मिडियासिस करवा देते हैं। ठीक है, अल्फा वन रिसेप्टर डायलेटर मसल्स पे एक्ट करते हैं। डॉक्टर सलाम। और अल्फा टू रिसेप्टर है वो सारी चीजें जो है वो इनहिबिट करते हैं। जो अल्फा टू है वो चीजें इनहिबिट सिंपैथेटिक आउटफ्लो को इनहिबिट करते हैं। ठीक है। अल्फा टू वाले क्या करेंगे कि इनहिबिट क्या क्या करेंगे, इंसुलिन रिलीज को बंद करेंगे, सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज को बंद करेंगे। शोर आ रहा है, तो म्यूट कर दिया करें काइंडली। आप लोग अटेंड कर लेते हैं क्लास को, ऐड कर लेते हैं, लिंक ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन माइक ऑफ नहीं करते। अल्फा टू जो है वो हमारे पास इंसुलिन रिलीज को रोकता है। इसके अलावा हमारे पास एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन को रोक सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिट कर सकता है पैंक्रियाज में, स्लाइवरी ग्लैंड्स में। ठीक है। और प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स में अल्फा टू इनहिबिशन कर सकता है। बी वन का रोल हार्ट के लिए ज्यादा है, जो आपसे एमसीक्यूज वाइज भी पूछा जाता है। हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी
मेरे पास है म्यूट का ऑप्शन, ऑल म्यूट का ऑप्शन नहीं होता, एक एक करके म्यूट करना पड़ता है, और फिर जो सारे जो हैं वो अनम्यूट, बार बार म्यूट करती हूँ, बार बार अनम्यूट हो जाता है, तो उसका मेरे पास इशू हो जाता है फिर बार। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या है, B1 में हार्ट रेट ज्यादा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज्यादा करता है। B1 का ये एमसीक्यू बहुत दफा आता है कि हार्ट पे जो B1 रिसेप्टर्स हैं सिंपैथेटिक सप्लाई करते हैं और हार्ट रेट ज्यादा कर देते हैं। जो B2 रिसेप्टर है उसका ज्यादातर जो काम है, टू टू से लंग्स के साथ एसोसिएट किया है, दो लंग्स होते हैं, B2 जो है वो ब्रोंको डायलेशन करता है लंग्स के अंदर। ठीक है, वेजो डायलेशन है, ब्रोंको डायलेशन है, हार्ट रेट ये भी ज्यादा करता है, लेकिन मेन जो इसका फंक्शन है वो ब्रोंको डायलेशन के साथ है। ठीक हो गया, तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए विद द अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स के, अल्फा रिसेप्टर्स क्या क्या करते हैं और बीटा रिसेप्टर्स क्या करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद B2 के साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि एमसीक्यूज में हमारे पास आता है, यूट्राइन टोन का। ठीक है, आपके पास एमसीक्यूज आएगा कि हार्ट रेट और यूट्राइन टोन के साथ जो है वो क्या एसोसिएटेड है। तो उसमें जो है वो B1 हार्ट रेट के साथ है, और यूट्राइन टोन को जो कम करते हैं वो B2 रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो B2 जहाँ पे ब्रोंकोडायलेशन करता है वहां पे यूट्राइन टोन को भी कम करता है, यूट्रस की टोन को। ठीक है, और वैसे नॉर्मली B1 हार्ट के लिए, तो अगर आपके पास एमसीक्यूज आए यूट्रस और हार्ट के लिए रिसेप्टर्स का, तो B1 फॉर द हार्ट एंड B2 विद द यूट्रस। ठीक है, B1 B2 की कॉम्बिनेशन आपने एमसीक्यूज में चूज करनी। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई है? किसी का कोई क्वेश्चन? अल्फा रिसेप्टर्स के अंदर जो है वो डॉक्टर जोनस ने मेरे ख्याल से ज्वाइन किया था, आप बोल रही थी उस वक्त, सुन नहीं रहे थे। ठीक है, अच्छा, अल्फा रिसेप्टर्स के अंदर क्या है कि हमारे पास जो A1 रिसेप्टर्स है वो वेस्कुलर स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए हैं, वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर हैं। A2 जो है वो इनहिबिटर है, जैसे इंसुलिन सिक्रीशन, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटरी, जैसे इनहिबिशन ऑफ सलाइवरी सिक्रीशंस, तो इनहिबिटरी होते हैं अल्फा 2। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है वो हमारे पास कुछ रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, ये रटने वाली चीजें हैं थोड़ी सी। जो हमारे पास रूफिनी रिसेप्टर्स होते हैं, जी, B2 हमारे पास जो है वो यूट्राइन टोन के साथ है और लंग्स के साथ है। अच्छा, जो हमारे पास रिसेप्टर्स हैं उनमें हमारे पास कुछ रिसेप्टर्स हैं, जैसे कि पेसिनियन रिसेप्टर्स हैं, मेसनर्स रिसेप्टर्स हैं, मर्कल डिस्क है, क्रॉजी है, रुफिनी है। रफी में एक बहुत अच्छा टेबल गिवन है इसके लिए। ठीक है, उसमें उसको सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, इसी तरह टेबल वाइज लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो रिसेप्टर्स हैं हमारे पास, ये हमारे पास जो हैं वो प्रेशर को, टच को, वाइब्रेशन को सेंस करने वाले रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, जो रुफिनी रिसेप्टर है ये जॉइंट्स के अंदर रिसेप्टर होता है, रफ जॉइंट्स से याद कर लें बेशक, जॉइंट्स के अंदर रिसेप्टर होता है, इसीलिए डीप स्टैटिक प्रेशर का रिसेप्टर होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप स्टैटिक प्रेशर लगाना पड़ता है तब ये रुफिनी रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, और रुफिनी रिसेप्टर्स जो हैं ये इनकैप्सुलेटेड फॉर्म में होते हैं, इनकी लार्ज रिसेप्टिव फील्ड होती है और डिटेक्ट करते हैं ये वार्मथ को। ठीक है, रुफीनी रिसेप्टर से रफ जॉइंट से आप याद कर सकते हैं, जॉइंट्स पे जोर लगा के आपको चीजें चेक करनी पड़ती हैं। ठीक है, उससे आप याद कर सकते हैं कि डीप स्टैटिक प्रेशर इसमें देंगे तो उसमें रुफीनी रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे, और दूसरा जो है वो ये डिटेक्ट करते हैं वार्मथ को। फिर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है इनकैप्सुलेटेड में, वो पेसिनियन है और विजनर्स कैप्सूल है। ये तीन कैप्सूल जो हमारे पास रिसेप्टर्स हैं ये इनकैप्सुलेटेड फॉर्म में आते हैं। ठीक है, पेसिनियन जो रिसेप्टर्स होते हैं ये हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को सेंस करते हैं। ये मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है, अलोंग विद द पेसिनियन रिसेप्टर के हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के लिए कौन सा है, तो वो दैट इज द पेसिनियन रिसेप्टर। ठीक है, 40 to 400 हैजर्ड्स इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा डीप टच को, इनकैप्सुलेटेड और अनियन स्किन, बाज दफा एमसीक्यूज अनियन स्किन के साथ भी आता है। इनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर जो कि हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के लिए है वो है पसीनी। ठीक है, इस तरह भी एमसीक्यूज आ जाता है। फिर हमारे पास इसके बाद आ जाता है मिजनर्स, मिजनर्स भी इनकैप्सुलेटेड में ही आता है।
लेकिन ये ज्यादातर जो है वो हमारे पास आता है मिजनर्स हेयरलेस स्किन पे, फिंगर टिप्स पे अबंडेंट होता है। एमसीक्यूज ये मल्टीपल टाइम आता है कि फिंगर टिप्स पे मिजनर्स होता है, और लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन के साथ जो है वो हमारा मिजनर्स आता है। बुक आप लोगों के साथ शेयर है, मैंने अपनी बुक पे चीजें लिखी हुई होती है, मैंने उससे आप लोगों को पढ़ाना होता है, इसलिए शेयर में स्क्रीन नहीं कर रही होती। फिर कुछ चीजें मैंने बीच में साथ साथ शो करनी होती है, इसलिए भी। ठीक है, तो आप लोग बुक जो है वो आप लोगों के साथ शेयर है, उससे सुन लें, या अपने पास अपनी बुक पे नोट डाउन करते जाएं या नोटबुक पे नोट डाउन करते जाएं। अच्छा, बिजनेस के अंदर हमारे पास जो है वो लाइट टच होती है, लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन होती है, ये भी इनकैप्सुलेटेड होता है, लेकिन ये फिंगर टिप्स पे बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो रह जाते हैं दो, मर्कल डिस्क और क्राउजी, ये नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं। मर्कल डिस्क स्टैटिक टच को जो है वो सेंस करता है, और जो क्राउजी है वो कोल्ड विद द क्राउजी, सी सी और के की साउंड एक ही आ रही है, तो कोल्ड विद द क्राउजी रिसेप्टर्स। ठीक है, और वार्म्स विद द रुफिनी रिसेप्टर्स। एक दफा दोबारा बता देती हूँ, रुफिनी रिसेप्टर्स के जो एमसीक्यूज आते हैं, एक जॉइंट के साथ, दूसरा वार्म्थ के साथ, तीसरा लार्ज रिसेप्टिव फील्ड और इनकैप्सुलेटेड फॉर्म। चौथा इन पैसिनियन जो रिसेप्टर हैं उसके अंदर इनकैप्सुलेटेड आपको मिलेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन का एमसीक्यूज आएगा, और डीप टच के साथ बाज दफा, या अनियन लाइक सबक्यूटेनियस स्किन जो है इसका एमसीक्यूज आ जाता है विद द पैसिनियन। मिजनर्स के साथ इनकैप्सुलेटेड का एमसीक्यूज आता है, फिंगर टिप्स पे एमसीक्यूज आता है, हेयरलेस स्किन पे क्योंकि ये बहुत ज्यादा होते हैं, और लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। मर्कल्स के लिए स्टैटिक टच है, ये नॉन कैप्सुलेटेड है, और इसके अलावा क्राउजी भी नॉन कैप्सुलेटेड में होता है, और ये कोल्ड जो है उसको डिटेक्ट करता है। ठीक है, ये हमारे रिसेप्टर्स हैं जो कि हमारे टच प्रेशर को जो है वो सेंस करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं पेन फाइबर्स के। ठीक है, फिर पेन फाइबर्स कुछ होते हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास ए अल्फा फाइबर होता है, ए बीटा फाइबर होता है, ए डेल्टा फाइबर होता है, बी फाइबर होता है, और सी फाइबर होता है। जो ए क्लास है इसके हमारे पास तीन फाइबर्स है, ए अल्फा फाइबर, ए बीटा फाइबर, ए डेल्टा फाइबर, और इसके अलावा बी फाइबर और सी फाइबर। ठीक है, जो ए अल्फा फाइबर है जो ये फास्टेस्ट फाइबर होता है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास दो किस्म के फाइबर्स हैं, वन ए एंड वन बी। ठीक है, वन ए और वन बी में फर्क ये है कि मसल स्पिंडल जो फाइबर्स होते हैं वो, और गोल्जी टेंडन फाइबर्स, जो गोल्जी टेंडन फाइबर्स हैं ये प्रेशर को सेंस करते हैं। मसल स्पिंडल के फाइबर्स अगर मसल में कोई स्ट्रेच या मसल की लेंथनिंग में कोई फर्क आएगा उसको सेंस करेंगे मसल स्पिंडल के फाइबर्स। लेकिन जो मसल में अनड्यू स्ट्रेच आएगा, ठीक है, जैसे एक पेशेंट है उसने या एक पेशेंट नहीं है, एक बंदा है उसने बुक्स उठाई हुई है और उसने दो चार मजीद बुक्स उठा ली हैं, अब मसल पे अनड्यू जो स्ट्रेच आ रहा है, जो उस पे लेंथनिंग आ रही है, जो उस पे स्ट्रेच आ रहा है, जो उस पे प्रेशर आ रहा है, ये गोल्जी टेंडन ने सेंस करना है बिफोर द रप्चर ऑफ द मसल। ठीक है, या बिफोर द डैमेज ऑफ मसल। ठीक है, उसको गोल्जी टेंडन सेंस करता है। जो मसल स्पिंडल होते हैं ये लेंथनिंग एंड स्ट्रेंथ, मतलब के स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल को सेंस कर रहे होते हैं। जो ए अल्फा फाइबर्स हैं ये फास्टेस्ट फाइबर्स हैं पेन फाइबर्स के, जिसके अंदर हमारे पास मसल स्पिंडल और गोल्जी टेंडन ये दोनों फाइबर्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ए बीटा फाइबर्स जो टच एंड प्रेशर को सेंस करते हैं, ए डेल्टा फाइबर, ये फास्ट पेन फाइबर्स होते हैं। ठीक है, जो के हमारे पास कोल्ड सेंसेशन को भी सेंस करते हैं। ठीक है, डीसी से याद कर सकते हैं। जो डेल्टा फाइबर हैं ये फास्ट पेन फाइबर्स होते हैं। ठीक है, और ये कोल्ड सेंसेशन को भी सेंस करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ए फाइबर्स में तीन क्लासेस आ गई, ए अल्फा फाइबर जिसमें मसल स्पिंडल और गोल्जी टेंडन फाइबर्स है, जो कि मसल के साथ एसोसिएटेड है, मसल की लेंथनिंग में, मसल की स्ट्रेचिंग में उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, वो सिग्नल्स लेके जाते हैं। ए बीटा फाइबर्स जो टच और प्रेशर को सिर्फ सेंस करते हैं, और जो हमारे पास डेल्टा फाइबर्स हैं ये फास्टेस्ट पेन फाइबर्स होते हैं जो कि कोल्ड सेंसेशन को भी सेंस करते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बी फाइबर्स और सी फाइबर्स। जो बी फाइबर्स होते हैं ये प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनोमिक फाइबर्स होते हैं सर। ठीक है, इसके अंदर जो हमारे पास एमसीक्यूज वो इसी तरह ही आता है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स कौन से हैं, दैट आर द बी फाइबर्स। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें अब ली जो इम्पोर्टेंट है वो है सी फाइबर्स। सी फाइबर्स के साथ क्या है, एक तो ये स्लो पेन फाइबर्स हैं,
ठीक है। उसके अलावा ये जो है वो इची, ठीक है, सेंसेशन को और वार्मथ को जो है ना, वो गर्मी और हारिश को जो सेंस करते हैं वो सी फाइबर्स होते हैं। ठीक है, सी विद इची फाइबर्स एंड वार्म फाइबर्स जो हैं वो गर्मी और हारिश को जो सेंस करते हैं वो सी फाइबर्स होते हैं। ठीक है, और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो ए डेल्टा फाइबर्स है वो फास्टेस्ट पेन फाइबर्स होते हैं, और जो स्लो स्लो पेन फाइबर्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं सी फाइबर्स। सी फाइबर्स हमारे पास वार्म को सेंस करते हैं, इच को सेंस करते हैं, और जो डी फाइबर्स हैं वो हमारे पास फास्ट पेन के लिए और कोल्ड को सेंस करते हैं। अब यहाँ पे एमसीक्यूज जो हमारे पास आते हैं वो डी फाइबर के साथ है। डी फाइबर के साथ कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है और सी फाइबर्स के साथ कौन सा है। ठीक है, डी फाइबर्स में, ठीक है, किसी को पता है डी फाइबर्स के साथ न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है? इस वक्त हमारे पास 50 स्टूडेंट्स हैं। एनी वन नो कि हमारे पास जो ये डी फाइबर्स होते हैं ए डेल्टा फाइबर्स, ठीक है, ए डेल्टा फाइबर्स के अंदर हमारे पास कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है फॉर द फास्ट पेन? फास्ट पेन का न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, नहीं पता किसी को भी? नहीं, एंडोर्फिन नहीं है, ग्लूटामेट फॉर द फास्ट पेन। ठीक है, और क्या पता है आपको डॉक्टर सलमान? चलिए स्लो पेन का न्यूरोट्रांसमीटर बता दें। सब्सटेंस बी फॉर द स्लो एंड ग्लूटामेट फॉर द फास्ट पेन। ठीक है, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर एमसीक्यूज में आते हैं, यू शुड नो। ठीक है, ओके फाइन। ठीक है, तो क्या है कि डी एल ए डेल्टा फाइबर्स के साथ हमारा उसका न्यूरोट्रांसमीटर भी पूछा जाता है, तो वो ग्लूटामेट है। और सी फाइबर्स के साथ जो है वो सब्सटेंस पी है, जो कि स्लो पेन के साथ जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। ठीक है, सी फाइबर्स, स्लो पेन। ठीक है, तो ये हमारे जो हैं वो पेन के फाइबर्स हैं। कुछ हमने रिसेप्टर्स पढ़ लिए जो चीजों को सेंस करते हैं, कुछ हमने पेन के फाइबर्स पढ़ लिए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हाँ जी, पेन इनहिबिटरी होते हैं एनकैप्सुलेट न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, ये आप अगर नेक्स्ट पेज पे भी देखें 882 पे भी, तो आप लोगों को ये एक टेबल भी मिल जाएगा, ए अल्फा ए बीटा फाइबर्स का, ए डेल्टा, और इसके अलावा सी फाइबर्स का। ठीक है, तो ये एक वो जो है वो उसमें हमारे पास ये भी लिखी हुई है। ठीक है, तो ये 882 पेज पे जो है वो भी उन्होंने अच्छा टेबल गिवन है, वो भी हम कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा, अब ये जो मसल फाइबर्स के अंदर हमारे पास थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि वही एक्सप्लेनेशन है कि जब भी हमारे पास मसल स्ट्रेच होगा, लेंथेंड होगा, तो मसल स्पिंडल भी स्ट्रेच होंगे और वो सिग्नल्स भेजेंगे कि मसल स्ट्रेच हो रहा है, या जो भी एक्शन करना है उसका आगे से फिर जो है वो प्रोसेस होगा सारा। ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो हमारे पास मसल स्पिंडल फाइबर्स एक्टिवेट होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास ये एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स होते हैं जो कि अल्फा मोटर न्यूरॉन से एक्टिवेट होते हैं। जो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स हैं ये गैमा मोटर न्यूरॉन से इनर्वेट होते हैं। इसके अलावा जो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स हैं उनके अंदर हमारे पास न्यूक्लियर बैग होते हैं जो डायनामिक चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं, और न्यूक्लियर चेंज होते हैं जो कि स्टैटिक चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं। न्यूक्लियर बैग का कभी कभी एमसीक्यूज आ जाता है, लेकिन न्यूक्लियर चेन का अभी तक कोई ऐसा एमसीक्यूज नहीं आया। बट यू शुड नो कि इंट्राफ्यूजल फाइबर्स में हमारे पास न्यूक्लियर बैग्स और न्यूक्लियर चेन्स होते हैं, और एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स में हमारे पास ये मसल स्पिंडल्स होते हैं जो कि अल्फा मोटर न्यूरॉन से और अल्फा फाइबर्स वगैरह से जो है वो इनर्वेट हो रहे होते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि टेम्परेचर,
Intrafusible fibers in muscle spindles are nuclear bag and nuclear chains. अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है वो टेम्परेचर रेगुलेशन का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो हमने इस फिजियो में भी कवर करना है, सीएनएस फिजियो में। उसमें क्या है कि जो हाइपोथैलेमस है वो हमारा जो है वो टेम्परेचर रेगुलेट कर रहा होता है। ठीक है, इसको सिंपल एज वे में याद करने वाला तरीका ये है कि जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस है वो कोल्ड टेम्परेचर के साथ बॉडी को मेंटेन करता है। एंटीरियर हाइपोथैलेमस जो है वो हॉट टेम्परेचर एक्टिवेट करता है। ठीक है। ठीक है, ओके फाइन। आप रेफरेंस शेयर करेंगे प्लीज हमारे साथ ग्रुप में। ग्रुप में रेफरेंस शेयर कर दें। अच्छा, टेम्परेचर रेगुलेशन की मैं बात कर रही थी। टेम्परेचर रेगुलेशन के अंदर जो है वो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस जो है वो कोल्ड टेम्परेचर को एनहांस कर रहे होते हैं। ठीक है। और जो इंटीरियर हाइपोथैलेमस है वो हॉट टेम्परेचर बना रहे होते हैं। ठीक है। इंटीरियर जो है वो कूलिंग के साथ वो उसको हॉट टेम्परेचर से एक्टिवेट होता है ना, और कूलिंग के साथ एक्टिवेटेड होता है कि उससे कूलिंग करता है। ठीक है, एसी के अंदर ही आ रहा है ना, वही बताने लगी थी अभी, एक मिनट। ठीक है। अच्छा, जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस है जब भी हमारा बॉडी कोल्ड टेम्परेचर में जाता है, ठीक है, तो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस हमारा एक्टिवेट होता है और हीट टेम्परेचर जो है वो उसको जो है वो बॉडी को मेंटेन करता है। और हीट कैसे जनरेट करता है? बाय एक्टिवेटिंग द शिवरिंग। ठीक है। जब बॉडी शिवर करती है तो वो हीट जनरेट कर लेती है। तो यही हमारा पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस का होता है हीट जनरेशन का प्रोसेस, कि कोल्ड में जब भी बॉडी कोल्ड टेम्परेचर में होगी तो हीट जनरेशन के लिए पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाएगा। इसी तरह ही एंटीरियर हाइपोथैलेमस जो कि एक्टिवेटेड होता है बाय द हॉट टेम्परेचर, और वो कूलिंग टेम्परेचर करता है बॉडी का बाय एक्टिवेटिंग व्हाट? तो स्वेटिंग जो है वो एक्टिवेट हो जाती है बाय द एंटीरियर हाइपोथैलेमस टू जनरेट अ कूलिंग टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। ठीक है। तो जब भी पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस की बात आए तो वो जो है वो बॉडी को जो है वो हॉट करेगी, हीट अप करेगी एंड जनरेटेड बाय द कोल्ड टेम्परेचर। लेकिन जो इंटीरियर हाइपोथैलेमस है वो एसी है। इंटीरियर हाइपोथैलेमस वो कूलिंग ऑफ द बॉडी करेगी जब भी कभी हॉट टेम्परेचर में बॉडी जाएगी। लेकिन इनके प्रोसेस आपको बैक वर्ड पता होने चाहिए कि बॉडी हीट जनरेशन कैसे करेगी और कोल्ड जनरेशन कैसे करेगी। ठीक है, बॉडी अपने आप को कोल्ड कैसे करेगी और हीट अप कैसे करेगी। तो ये दोनों तरीके भी आपको पता होने चाहिए कि स्वेटिंग किस में होगी और स्वेटिंग और स्वेटिंग और शिवरिंग। शिवरिंग शिवरिंग। किसमें होगी। ठीक है। तो दोनों चीजें हैं कि स्वेटिंग एंड शिवरिंग किसमें होगी। बाज दफा एमसीक्यूज आपको स्वेटिंग शिवरिंग के हिसाब से आ रहा होता है, और बाज दफा जो है वो पोस्टीरियर और इंटीरियर हाइपोथैलेमस की बस बात कर रहा होता है। ठीक है। तो यू शुड नो कि क्या होगा। ठीक है। तो अगर हीट बॉडी का हाइपरथर्मिक स्टेट में है तो इंटीरियर हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाएगा। अगर बॉडी हाइपोथर्मिक स्टेट में है तो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर ओवरऑल टेम्परेचर का पूछेगा तो प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंटीरियर हाइपोथैलेमस। ठीक है। अगर ओवरऑल बॉडी टेम्परेचर मेंटेनेंस की बात करेगा तो प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस को लगाना है। अगर वो नहीं है ऑप्शन में तो आप एंटीरियर हाइपोथैलेमस को जो है वो क्लिक कर सकते हैं। ठीक है।